बात सच है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन हमारा ये सवाल है कि फ़ौज कर क्या रही है? मतलब इतने साल दे दिए हमने फ़ौज को, इतने साल दे दिए इंडियन गवर्नेंस को, ये चीज़ ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही? मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, एजुकेशन को लेके एक एक्लिप्स लग गया कश्मीर पे, एक एक्लिप्स लग गया, मतलब कि एक तो बंद होते थे पहले इतने सारे शटडाउन्स, फिर उसके बाद एब्रोगेशन के बाद शटडाउन, फिर उसके बाद अब अब ऑनलाइन भी बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज 2G पे क्या पढ़ेंगे, 2G क्या पढ़ेगा? आप मुझे बताइए, किसी की दूसरी की गलती की वजह से हमारे यहाँ बच्चे क्यों ये भुगते, मतलब क्यों भुगते? हम 30 साल से हम उनकी वजह से भुगत रहे हैं, अब कितना भुगते हम? वो गलती करे, वो प्रोपेगेंडा करे सोशल मीडिया पे, और यहाँ के बच्चे क्यों करे ये सब? क्या हम गलती करते हैं? और जो गलती करेगा जाके उनको पकड़िए आप। पूरी कम्युनिटी को आप क्यों बंद करके रखा है आपने 2G और 4G इसके लाले? मैं कहती हूँ प्रोपेगेंडा करने के लिए 2G भी काफी है। सफर जो हो रहे हैं वो तो बच्चे हैं, सफर जो हो रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। जो पास में हुआ हम उस चीज़ को भूल जाना चाहिए, और हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने कश्मीरियों को, अपने नौजवान को, और हमारे जो यहाँ के रियासत के जो लोग हैं उनको हम क्या दे रहे हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है हम कितना उस चीज़ को हम जो सरकार के सामने, या सरकार कितना रद्दमल उस पर जाहिर कर रही है। मुझे अभी भी याद है कि ताजमहल को उतना टाइम नहीं लगा होगा बनाने में जो यहाँ के पुल्स में बने। सोपोर का एक ब्रिज मुझे याद है जो 24 साल के बाद ऑलमोस्ट, अभी तक मुझे याद नहीं है कि तैयार हुआ है कि नहीं, अभी हुआ है इसमें। चौकीबाल का एक ब्रिज है जिसमें लगभग 30-40 साल। ये किसके अंडर, किसकी रिस्पांसिबिलिटी थी? स्टेट गवर्नमेंट की, JKPC के अंडर आता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में 2 चीज़ें, जो आपको धोखा देते हैं आपको वो अपने लोग लगते हैं, और जो लोग आपको सच बताते हैं और आपकी भलाई के बारे में आपको वो दुश्मन लगता है। अगर हम कानून अच्छे से पढ़े, मैं खुद कानून पढ़ चुका हूँ इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है। जब इंसान कानून पढ़ता है फिर हमें पता चलता है हमारे पास इतने राइट्स है, क्योंकि कश्मीरियों को लगता है कि नहीं हम बंदे हुए हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है आज तक कि हम बंदे हो, हमारे पास राइट नहीं। यू हैव अ राइट, आपके पास इतने अधिकार है। अगर सारे वो ये अधिकार जो हैं 370 के हटने के बाद आए भी हैं, बिल्कुल आए, तो ये इन्हें पता नहीं है अभी तक के कौन से राइट्स आए हैं। तो जब आप स्टोन पेल्टिंग, क्या पूरा कश्मीर स्टोन पेल्टर? नहीं, मैं बस बता रही हूँ उन लोगों के बारे में, लोगों की वजह से पूरा कश्मीर स्टोन पेल्टर नहीं बन सकता। वो तो मैं मानती हूं। द थिंग इज, मैं मतलब जब आप बात करते हैं, पहली बात एक चीज़ है, जितनी भी कश्मीर मैंने खुद देखा हुआ है, 5 लोग 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन पेल्टर हो सकते, दैट डजंट मीन पूरा कश्मीर उसमें रैप अप हो जाएगा दे आर स्टोन पेल्टर। क्योंकि यहाँ पे मीडिया की जो प्रोजेक्शन होते हैं ऑलवेज अ रॉन्ग। कश्मीर को एक टैग दिया गया है कि दे आर एंटी नेशनल्स। हु टोल्ड यू आर एंटी नेशनल्स? एंड पहली बात होते कौन आप? उसी रीजन को क्लैरिफाई करने के लिए कश्मीरी होकर मैं खुद कैमरा पे बोल रही हूँ कि वी कश्मीरीज डोंट बिलीव इन मिसयूज ऑफ डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द इंडिया। हम भी हमारे हक को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चीज़ कभी प्रोपेगेट नहीं करेंगे कि हम में से कोई भी मिसयूज़ करे डेमोक्रेसी को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कश्मीर वैली में हूँ और मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं साजिद यूसुफ। हम आज बात करेंगे डेवलपमेंट की। हम आज बात करेंगे जब 370 हट गया यहाँ से, जब 35A हट गया, फिर उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हाय साजिद, सो लेट्स बिगिन। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि अर्ली 90s में इंडिया का लिबरलाइजेशन हो गया था। इसका मतलब कि इंडस्ट्रियली इंडिया प्रोग्रेस होना शुरू हो गया था, जो बाकी सारे स्टेट्स हैं, लेकिन कश्मीर पीछे रह गया। ठीक है, आपको लगता है अभी भी पीछे ही है, और आपको लगता है कि 370 हटने से कुछ हम आगे बढ़े, या आगे बढ़ने का कोई स्कोप दिख रहा है आपको? देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि जो इस मसले को हुआ, कश्मीर अगर पीछे जा रहा है, 30 साल से जा रहा है, हमें इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि क्यों पीछे जा रहा है। क्योंकि 90s की बात अगर करें कि टेररिज्म की वजह से कश्मीर बहुत ही पीछे चला गया, चाहे आज की बात करूँ या तब की बात करूँ। रही दूसरा सवाल, आपने मुझसे पूछा कि 370 के बाद कश्मीर में क्या हुआ। देखिए, बहुत सारे ऐसे वादे किए गए थे, मुझे लगता है कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए जो करना चाहिए था। कुछ ऐसे वादे थे जिनको बोला गया था कि 1 साल में या कुछ सालों में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उस पर तेज़ी से काम बढ़ेगा। बट जो हमें ग्राउंड पे देखने को मिला वैसा हमें कुछ मिला नहीं देखने को। कुछ चीज़ें थी जो उन लोगों ने की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, बट जो मेन कुछ कोर्सेज थे जिन पे उनको काम करने की ज़रूरत थी। क्योंकि ये जो मसला है कश्मीर का, यहाँ कश्मीर की जो आवाम है, वो आपको ये नहीं देखने कि आपने 1 साल से आपका चलो ठीक आपका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, वो आपको 30 साल से देख रहा है। जब से कश्मीर ने इस इंडिया के साथ एक्सेशन कर लिया, उस तब से लेकर आज तक वो देख रहा है कि हमारे साथ डेवलपमेंट या बाकी चीज़ जितने भी वादे किए गए क्या वो पूरे हुए या नहीं हुए। रही जैसे आप 370 की बात कर रहे थे, 1 साल ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया, पैंडेमिक भी आ गया, तो ये तो पूरी दुनिया में ऐसा था। हम ये सिर्फ यहाँ पे ब्लेम नहीं करेंगे गवर्नमेंट को 1 साल मनने के, लेकिन मैं आपको यहाँ काटना चाहती हूँ। पैंडेमिक की बात मैं भी करती हूँ, जहाँ मुझे पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं, तो मैं भी यही कहती हूँ कि यार पैंडेमिक आ गया तो
काम रुके हुए हैं, बुनियादें तो उन्होंने फाउंडेशंस तो ले कर दी हैं मगर काम रुके हुए हैं, ये तो मैं भी कहती हूँ। लेकिन हैव यू नोटिस्ड कि इसी पैंडमिक में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को सेकेंड मोस्ट ईजी टू डू बिजनेस स्टेट बना दिया पूरे इंडिया में। उन्होंने भी तो ये काम पैंडमिक में ही किया है, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जब आप बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो आपको इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। कश्मीर में पहली बार 5 अगस्त के बाद इंटरनेट यहाँ चल नहीं रहा था। जब हम बिज़नेस के बारे में बात करें तो इंटरनेट की भी बात आती है। आप 2G पे चाहते हैं कि यहाँ पे हम कम्पीट कर लें यूपी के साथ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। रही दूसरी चीज़, लगभग मुझे अभी भी याद है 5-6 महीने तो 2G का कोई जी नहीं चल रहा था। ये तो रिसेंटली कुछ स्टार्ट हो गया 2G फ़ोन भी नहीं चल रहा, फ़ोन भी नहीं स्टार्ट, कुछ नहीं चल रहा था यहाँ पे। ये तो रिसेंटली 2G स्टार्ट हो गया यहाँ पे, मतलब 1, 2, 3, 4 महीने से स्टार्ट हो गया यहाँ पे 2G स्टार्ट हो गया। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग 2G में हम अपने आलीशान बंगले खड़ा और बिजनेस खड़ा करें, इट्स इम्पॉसिबल। वो तो है, बिकॉज मैं भी अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले गई थी बडगाम के पास। कोई मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से करती है यहाँ पे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। बडगाम में देयर इज़ वन फैशन इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट ने फंड किया है, कुछ 500 करोड़ का फैशन इंस्टीट्यूट, जो मतलब 3-4 साल से बंद पड़ा था, अब फाइनली वो कंप्लीट हुआ है। वो कह रहे थे कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा क्योंकि हमें लेबरर्स नहीं मिल रहे, हमें लेबरर्स को बाहर से बुलाना पड़ रहा है। अब जब हम एक तरफ से हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, दूसरी तरफ जब एम्प्लॉयमेंट होता है तो यहाँ लोग काम नहीं करते। ये भी एक चीज़ है दैट वी हैव टू नोटिस कि मतलब आपके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है? लाइक डू यू हैव एनी आइडियाज़ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े? एंड यू नो बिकॉज वी आर कश्मीर इज़ अ ब्यूटीफुल, मतलब हम एक नेचर बेस्ड वैली हैं, हमारे यहाँ इतनी नेचुरल ब्यूटी है। तो चलिए यूपी का जो मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन करना एक और रीज़न के लिए इजी है कि वहाँ वैसे भी कोई नेचुरल ब्यूटी है नहीं, तो देयर इज़ नो एनवायरमेंटल डेंजर। लाइक जैसे यहाँ पे अगर यहाँ हमने 15-20 फैक्ट्रियाँ लगा दी तो हमारी नेचुरल ब्यूटी ख़राब हो सकती है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी आइडियाज़ मतलब हम दे सकते हैं गवर्नमेंट को जिससे यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और यहाँ मतलब यू नो एक तरह का इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी हो? लाइक व्हाट कैन इट बी अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और क्या हो सकता है? देखिए, सबसे चीज़ अगर आप कश्मीर के बारे में देख लें, कश्मीर 2 चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर है। एक आपका रहा टूरिज़्म, दूसरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर रहता है। जैसे अगर आप टूरिज़्म की बात करें, अगर हम टूरिज़्म की बात करें कि कश्मीर में अगर टूरिज़्म को अच्छे से, टूरिज़्म हब को अच्छे से डेवलप किया जाए, मुझे नहीं लगता हमें इंडस्ट्रीज जिससे हमारा वातावरण ख़राब होगा, हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है। रही दूसरी चीज़, मैं आपको बात कर रहा था अभी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे, जैसे हमारे यहाँ पे कश्मीर में सेब खुद के निकलते हैं, सैफरॉन हमारे पास है, वॉलनट्स है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं है या ऐसा कोई ज़रिया नहीं है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन या बाकी जो है हमारे पास कुछ ऐसी मशीनरी या कुछ ऐसा ना हो ताकि हम बाहर भेजने से पहले हम उसको यहीं पे पूरा प्रिजर्व करके रखें ताकि हम उस चीज़ को फिर वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल पे उसको भेज सके। ऐसा कुछ हमारे पास चीज़ नहीं है, क्योंकि जब भी हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे मैं सेब की बात करूं या किसी और चीज़ के बारे में बात करूं, जब तक वो उस मुकाम पे पहुंचता है तब तक वो सड़ा होता है। एंड द थिंग इज़, अगर आप देख लें 5 अगस्त की बात करूं कि यहाँ पे जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे जो किसान भाई थे, उनको कितनी दिक्कत हो गई, उनका जो मेवा पूरा ख़राब हो गया। उनको कौन उस चीज़ में कौन उनको मदद कर ले गए, उनको जो वो उनका जो नुकसान हो वो कौन भरेगा उनको? अगर आप देख लें, बहुत सारे ऐसे गरीब भी है जिनने अपनी खेती बाड़ी स्टार्ट की थी, उनने लोन के पैसे लिए थे। क्या आप ये बताइए कि 1 साल का जो उनका नुकसान हो गया, क्या जेके बैंक या बाकी दूसरे वाले बैंक उनको लोन माफ़ कर देंगे? नहीं कर लेंगे, क्योंकि यहाँ का गरीब गरीब से गरीब हो रहा है और अमीर अमीर से अमीर हो रहा है। एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट को कुछ ऐसी स्कीम्स तो निकालनी होंगी जिससे मतलब, बिकॉज देखो जो भी होता है ना, जो हर एक डिसीजन जो गवर्नमेंट लेती है उसका एक कोलैटरल डैमेज होता है। उस कोलैटरल डैमेज के लिए ऑफ कोर्स बैकअप होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। लेकिन सी देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो। आपने एप्पल्स की बात की, उसके लिए दूसरे भी रीजंस हैं। मैं दर्शकों को बता दूं वन ऑफ द रीजंस के एप्पल्स का ग्रोथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे करप्शन इतना है, बहुत ही बुरी क्वालिटी की पेस्टिसाइड्स आर इन द मार्केट, जिसकी वजह से एप्पल का ग्रोथ जो है इट इज़ नॉट ऑप्टिमम। और आपने सैफरन की बात कही, तो जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, नेशनल मिशन ऑफ सैफरन, NMS कुछ है, उनकी एफर्ट्स की वजह से आज फाइनली दिस ईयर ओनली कश्मीर के सैफरन को एक ग्लोबल ब्रांडिंग का इमेज, उसको GI सर्टिफिकेशन मिल गया है। तो कश्मीर सैफरन अब ग्लोबली इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इट्स नाउ कंसिडर्ड। इसी साल उनकी मेहनत का उनको वो नतीजा मिला है। एंड ऑल्सो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अब उन्होंने अनाउंस किया है कि ऑनलाइन ऑक्शन होने वाला है कश्मीरी सैफरन प्रोडक्शन का। सो दे आर कमिंग आउट विद सच आइडियाज़, बिकॉज वो नहीं चाहते कि हॉर्टिकल्चर से जो भी इन्वॉल्व हैं, जो हॉर्टिकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, उनका नुकसान हो। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है।
अच्छा, और आइडियाज़ मुझे भी थे। अभी आप बताइए, इफ़ यू थिंक, जैसे मैंने आपको पूछा कि बिना इंडस्ट्रियलाइज किए और बिना एनवायरनमेंट को गंदा किए हम और क्या क्या कर सकते हैं टू ब्रिंग एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं, आप बताइए इफ़ यू थिंक इट्स गुड। जैसे हमारा वुलार लेक है, उस पे चलिए दल पे तो बिकॉज वहाँ शिकारास चलती हैं और वहाँ पे अपना ये फाउंटेन है, तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते, बट कम से कम वुलार लेक पे कांट वी हैव स्पोर्ट्स जैसे जैसे मतलब हिमाचल में होते हैं, यू नो, शिमला में होता है, सिक्किम में होते हैं, तो यहाँ वुलार लेक पे क्यों नहीं हो सकते स्पोर्ट्स, यू नो, लाइक वाटर स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रमोट करी? व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग? वुलार लेक का कुछ नहीं हो रहा। देखिए, आपने अभी बात करने से पहले आपने एक चीज़ मेंशन की, आपने करप्शन के बारे में बात की। यहाँ पे भी जब आप डल की बात करते हैं या वुलर के बारे में, तब करप्शन बीच में आता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारे ऐसे फंड्स आए थे जो इस चीज़ को, डल को साफ़ करने से, लेकिन आज तक वो पैसा गया कहाँ। अब और उंगली उठती है उसी सरकार पे, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी है उन लोगों को पकड़ना जिन लोगों ने यहाँ कश्मीरी लोगों के साथ धोखा किया है। रही करप्शन की बात, क्योंकि वो जो पैसा था वो गरीब का था, वो किसी अमीर का नहीं था। इन अमीरों ने गरीबों का पैसा खा के अपने घर भर लिए। दैट इज़ द ओनली रीज़न जो आपका डल इस वक्त है या वुलर लेक आपका इस वक्त है, वो पूरा सड़ा गलीज है इस वक्त। कौन सा आपको टूरिस्ट बाहर से फ़ौरन आके वो गंदी चीज़ें आपको देखेगा? डू यू थिंक वो आपको मतलब फॉरेन कंट्रीज से आके आपकी गंदी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे आएगा? एंड इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम। क्यों आएगा आपका कोई बाहर जो फॉरेन कंट्रीज से, या अपने जो हमारे बाकी अन्य जो हमारे राज्य हैं उनसे वहाँ पे लोग देखने के लिए आपकी गंदी सकती है? किस चीज़ के लिए है? क्या यहाँ पे कश्मीर में डेवलपमेंट वहाँ है नहीं? क्योंकि एक साल की, अब मैंने आपको पहले कहा कि एक चीज़ है, एक साल से गवर्नमेंट कह रही है कि एक साल का, ये मुझे बता, एक साल का मुझे 30 साल का बताइए, 30 साल से क्या हुआ? एक साल का छोड़िए आप, ये बात तो सच है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 चलो पिछले साल हो गया, एक साल हो गया गैप। एक साल से पहले क्या हो रहा था यहाँ पे? क्या हम एक साल का जो ड्यूरेशन है उसी चीज़ को बता रहे हैं कि एक साल के भीतर ही हुआ? जो चीज़ 30 साल से होनी थी वो चीज़ अभी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं ये चाहता हूँ, देखिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को सोचे कि 30 साल में जो कश्मीरी को नहीं मिला, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली कि कश्मीरी ये नहीं देख रहा है कि एक साल से क्या हुआ, क्योंकि उसकी नज़र 30 साल से, जब हमने एक्सेशन ऑफ साइन किया इंडिया के साथ, हम 30 साल से देख रहे हैं कि हम क्यों पीछे रह रहे हैं। अगर आप देश के अन्य राज्य देख लें वो कितना आगे जा रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, हर किसी चीज़, हर कोई सुविधा है वहाँ पे, और हमारे बच्चों को यहाँ पे मिलता क्या है? आप रही बात सिनेमास की बात में, जो मेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ के बच्चे, यहाँ के लड़के हों, बच्चे हों या लड़कियाँ हों, इतना मेंटल ट्रॉमा है उनको इस वायलेंस की वजह से, उनके पास है क्या यहाँ पे तफरी करने के लिए? वहीं और बात आती है आपका स्पोर्ट्स, जो आप बात करते हैं वो स्पोर्ट्स पे ही आती है। आपका वही बात है, यहाँ पे सिनेमाज नहीं है। क्यों? जब बाकी अन्य राज्यों में ये सब चीज़ें, जब वर्ल्ड में है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई दुनिया का खिता होगा, मुझे लगता है कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे नहीं है। क्योंकि 30 साल पहले उस जो सिनेमाज थे यहाँ पे, उनको यहाँ पे टेररिस्ट ने उनको यहाँ पे ख़त्म कर लिया था। बट द थिंग इज, डू यू थिंक कि 30 साल पुरानी जो चीज़ें हुई थी उसको हम अब रिवाइव ना करें? क्या उसी चीज़ के पीछे बैठे हम? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी एक हक है जीने का। क्या वो जुल्म सितम या बाकी इस चीज़ में, वायलेंस में, वो सिर्फ इस चीज़ में ही अपनी ज़िंदगी काटे? इंसान की जो आज एज होती है 20 साल, 30 साल, 60 साल, और कितने साल हो सकती है? क्या 60 साल में जब इंसान वही वायलेंस देखे तो उसका फ़ायदा क्या है? एब्सोल्युटली, मतलब ये बात सच है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से हम बहुत पीछे रह गए। लेकिन हमारा ये सवाल है कि फ़ौज कर क्या रही है? मतलब इतने साल दे दिए हमने फ़ौज को, इतने साल दे दिए इंडियन गवर्नेंस को, ये चीज़ ख़त्म क्यों नहीं हो पा रही? ये सिनेमाज की बात करें, मैं तो कहती हूँ एक स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है हमारे पास अपनी खुद की एक स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है। अब हर कोई कश्मीरी बच्चा थोड़ी ना चाहेगा कि वो आर्मी ज्वाइन करे। उनके अलग अलग पैशंस होते हैं, अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। कोई स्पोर्ट्समैन होता है, कोई एक्टर होता है। अच्छा, एक्टिंग से याद आई, जैसे एन.टी. रामाराव ने एक फिल्म सिटी बनाई है हैदराबाद में, कितने कुछ 3000 एकर्स ऑफ लैंड उन्होंने दी है। यार हमारे यहाँ कश्मीर यूज्ड टू बी, एक ज़माने में जब हम पैदा नहीं हुए थे वो उस ज़माने में इट वाज द हब ऑफ बॉलीवुड शूटिंग्स होती थी यहाँ पे। यू नो, इट वाज हर बॉलीवुड डायरेक्टर का ये फेवरेट लोकेशन था। तो उस रामाराव स्टूडियो जैसे उन्होंने वहाँ पे बनाया है हैदराबाद में, वैसा एक स्टूडियो, आउटडोर स्टूडियो जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इससे एनवायरनमेंट पे कोई खतरा है, और प्लस इससे मतलब जॉब्स भी जनरेट होंगी, यहाँ पे लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, यहाँ पे टूरिज्म का रेवेन्यू भी होगा, यहाँ पे शूटिंग्स भी होंगी, तो फिर से कमर्शलाइज हो जाएगा कश्मीर विदाउट एनी डैमेज टू एनवायरनमेंट।
तो आपको नहीं लगता कि आप ऐसे और चीज़ें मतलब यूथ शुड कम फॉरवर्ड एंड इस तरह की आइडियाज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए? देखिए यहाँ का जो यूथ है वो मैंने आपको पहले कहा पिछले 10 साल 20 साल जो मेरी जो जनरेशन 90s की जनरेशन है 20 साल से हम कह रहे हैं कि सिनेमाज नहीं है। अब तो हम किसी के पैर पकड़ कर तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं आप सिनेमा लगाइए, या तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए हम खुद लगा दें, उतनी हम में हिम्मत नहीं है और इतनी हम में तो ये उतना हमारे पास पैसा नहीं कि हम खुद इस चीज़ को, क्योंकि इस प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन चीज़ों को सेटअप करना। हमारा काम है गवर्नमेंट को सजेशन देना, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना कि ऑर्डर कर सकते हैं। हम अभी उस चीज़ पे नहीं है, हम ऑर्डर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्चुअली है, गवर्नमेंट नीड टू थिंक अबाउट इट, गवर्नमेंट नीड टू पॉन्डर ओवर इट कि एक्चुअली किस चीज़ पे वो लैपस कर रहे हैं। अगर वो कुछ चीज़ें वादे कर रहे हैं वो उस चीज़ से मुकर क्यों जा रहे हैं। मैंने आपको अभी भी और कहा रही, जब हम बात करते हैं सिनेमास के बारे में बात करते हैं तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कश्मीर में पहली भी 3 चीज़ें हैं, 3 सिनेमाज ऑलरेडी है यहाँ पे। अगर आप उनकी इस वक्त कंडीशन देख लें, क्या आपको पता है उन सिनेमाज की हालत क्या है इस वक्त? कौन है उसमें इस वक्त पसंद? सोपोर में या यहाँ 2, श्रीनगर में 2-3 है यहाँ पे। अगर आप देख लें वो ऑक्यूपाइड है इस पर। ऑक्यूपाइड मतलब? ऑक्यूपाइड इन द सेंस वहाँ पे इस वक्त फोर्सेज रह रहे हैं। ये मुझे बताइए कि सिनेमाज क्या फोर्सेज के लिए है? जस्ट टेल मी कि मतलब ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपका अगर है यहाँ पे यू हैव कैंटोनमेंट बोर्ड, यू हैव आर्मी कैंप, गो एंड सिट देयर। ये आपका जो सिनेमा से बच्चों के लिए छोड़िए, यहाँ के लोगों के लिए छोड़िए, उनको भी एक हक है जीने का। जब आपने खुद ऑक्यूपाई किया हुआ है फिर कह रहे हैं कि सिनेमाज लगाना, तो कैसा होगा? दिस थिंग नॉट रन। तो मैं आपसे एक चीज़, आपने बहुत सारी सवाल के लिए मुझे लगता है मुझे भी आपको बीच में एक सवाल करना चाहिए था। आपको नहीं लगता मतलब जब हम एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि कश्मीर में एक पिछले 20-30 साल से हम देखें कि स्कूल्स हड़ताल की वजह से बहुत टाइम तो साल में तो मुझे लगता है 6-7 महीने तो बंद ही रहता है। फिर विंटर्स में आपका स्कूल बंद है, फिर आपका हार्डली मुझे लगता है यहाँ के बच्चे को 1-2 साल मिलते हैं पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम की में बात करते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कश्मीर में कुछ चीज़ें बहुत सारी लैब्स है यहाँ पे जो होनी चाहिए लेकिन है नहीं, तो आप उस पर कुछ बताइए। है जैसे हमारे पास अपना खुद का IIT नहीं है, हमारे पास अपना खुद का एम्स नहीं है एक्सक्यूज़ मी, हमारे पास खुद का IIM नहीं है। मतलब ये सारी इंस्टीट्यूट्स जब हर जगह हो सकती है, अहमदाबाद में खुद का है, तो मतलब कोई भी जगह आप लीजिए, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? व्हाई कांट वी हैव आवर ओन IIT इंस्टीट्यूट, आवर ओन एम्स, आवर ओन IIM? हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? इवन आई एम वंडरिंग दिस। और दूसरी बात, यस मतलब मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, एजुकेशन को लेके एक एक्लिप्स लग गया है कश्मीरियों पे, एक एक्लिप्स लग गया। मतलब कि एक तो बंद होते थे पहले इतने सारे शटडाउन्स, फिर उसके बाद एब्रोगेशन के बाद शटडाउन, फिर उसके बाद अब अब ऑनलाइन भी बेचारे पढ़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज 2G पे क्या पढ़ेंगे, क्योंकि क्या पढ़ेगा। एंड अब गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये बता रहे हैं कि हम वी आर प्रमोटिंग ओपन एयर स्कूल्स फॉर किड्स। अब मुझे नहीं पता वो कितना हेल्प करेगा। मतलब वो कह रहे हैं कि हम मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जब आप IIT की बात करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये इंटरलेटेड है इंटरनेट के साथ? यहाँ से आप बता रहे हैं कि ये चीज़ें खुलनी चाहिए यहाँ से, और आप उसी चीज़ पे आ सकते हैं कि यहाँ पे 2G फॉर 2G चल रहा है। अब हमें ये नहीं पता आज 2G है, क्या पता कल को कोई जी नहीं रहेगा। दिस 2G मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, इसको बंद क्यों रखा है? मुझे इसका इंटेंशन ही नहीं इसके पीछे मुझे समझ आ रहा है। जिसने भी ये किया है, मैं आपको इस चीज़ पे सिर्फ बच्चे सफर हो रहे हैं, इससे मिलिटेंट्स को कोई सफर नहीं हो रहे हैं, वो अपना काम करते जा रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा बहुत मतलब ये आपको इस पे थोड़ा डिटेल्स बताना चाहता हूँ। जो गवर्नमेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज है वो इस चीज़ को कहते हैं कि पाकिस्तान यहाँ का वातावरण ख़राब करते हैं, इसलिए हमें ये इंटरनेट यहाँ पे शट करना पड़ता है। आप मुझे बताइए किसी की दूसरी की गलती की वजह से हमारे यहाँ बच्चे क्यों ये भुगते, मतलब क्यों भुगते? हम 30 साल से हम उनकी वजह से भुगत रहे हैं, अब कितना भुगते हम? वो गलती करे, वो प्रोपेगेंडा करे सोशल मीडिया पे, और यहाँ के बच्चे क्यों करे ये सब? क्या हम गलती करते हैं? और जो गलती करेगा जाके उनको पकड़िए। आप पूरी कम्युनिटी को आप क्यों बंद करके रखा है आपने 2G और 4G इसके लाले? मैं कहती हूँ प्रोपेगेंडा करने के लिए 2G भी काफ़ी है। जितना इन लोग हमारे पार्लियामेंटेरियंस लड़े हैं 370 को लेके, इन्होंने कभी इतना नहीं लड़ा कश्मीरियों के राइट्स को लेके। ठीक है, जैसे गुजरात के लीडर्स लड़े थे कि हमारे स्टेट में IIT होना चाहिए, इतना तो कभी लड़े नहीं जितना ये 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। वो भी इसलिए कि ऑब्वियसली इनको इसमें फ़ायदा था, लोगों को इसमें तो कोई फ़ायदा था नहीं। ये इसमें से आराम से ये मतलब करप्शन कर पा रहे थे, तो उनको वो नहीं चाहते थे कि 370 हटे उस रीज़न से। तो चलिए एक चीज़ बताइए कि जब ये रूल करते थे दोनों फैमिलीज़, ये तो लोकल लीडर्स ही थे ना, हमारी ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो अभी आई, ये तो लोकल लीडर्स थे। जब ये रूल करते थे 60-65 सालों से जब ये रूल कर रहे थे, तब तो 370 था, है ना? तब इन लोगों ने क्या कर लिया? मुझे 5 चीज़ें बताइए जो इन लोगों ने किया है। देखिए आपका जो सवाल है कि इन लोगों ने क्या किया, मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है अपनी आंखों के सामने कि
कि इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के लिए। अगर आप देखते हैं गुपकार देखते, इनके महलों से वो सजा हुआ है गुपकार, तो एक कंट्रीब्यूशन वो है। अगर आप जो जेके बैंक हो या कोई भी यहाँ पे मतलब जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स है इनके लोगों ने ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये एक दूसरी मेहरबानी है इनकी। और तीसरी बात अगर मैं बात करूँ कि मतलब अगर आप देख लें करप्शन में भी सबसे ज़्यादा इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है उतना कोई कश्मीर में कुछ नहीं कर सकता किसी का कंट्रीब्यूशन जितना इन लोगों का है इस चीज़ में। और चौथी बात रही इस चीज़ के बारे में कि अगर आप देख लें कि इन लोगों ने आज तक कभी एक आम कश्मीरी को मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का, ना बात करने का, और जो भी कश्मीरी इनके खिलाफ बात करते हैं ये लोग उसको रोन देते हैं। अगर आप मैं उस चीज़ पे एक नाम बोलना चाहूँ, अब्दुल अहद एक नाम था, अहद मुझे भी याद है उन्होंने, कि जिनको उमर अब्दुल्ला अपने घर पे मार के उसको मार दिया था। ही वॉज किल्ड एट हिज होम, उसने मारा था उसको। ऐसे बहुत सारे कश्मीरी जो हमारे यहाँ पे अवाम है, बहुत सारे लोगों को इन लोगों की रिजीम में मारे गए, इनको उस चीज़ पर कोई हिसाब नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने आज तक एक आम कश्मीरी को मौका नहीं दिया, इन लोगों ने आज तक एक आम कश्मीरी को जगह नहीं दी उस चीज़ की। अगर आप देखते हैं कि पहले मुफ्ती साहब आए, उनने अपनी बेटी को स्पेस दे दी, वो चीफ मिनिस्टर बन गई। उसके बाद उसी महबूबा मुफ्ती ने बता दिया कि मुझे वोट डालिए, हम सैफरॉन को दूर रखेंगे। और जब उनको लगा कि हम हार हैं, उसी सैफरॉन को उन्होंने कश्मीर में ला के उनके साथ सरकार बना दी। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उनके भाई थे तसुदुक मुफ्ती, जिनने आज तक उनको पता भी नहीं होगा कश्मीर कहाँ पे है, कश्मीर का मैप तक उनको पता नहीं होगा, उनको ला के यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर बना दिया विदाउट एनी इलेक्शंस। अब रही शेख साहब की बात करूँ, जब शेख थे यहाँ पे सीएम थे, उसके बाद यहाँ उनके बेटे बन गए फारूक अब्दुल्ला के बाद गद्दी जो संभाले उनके बेटे ने उमर अब्दुल्ला ने। अब मुझे नहीं भी पता उनका बेटा कितना बड़ा है, कब को वो गद्दी संभालेगा। मैं चाहता हूँ जल्दी वो गद्दी संभाले, ताकि इनकी जो परंपरा है, फैमिली परंपरा है, वो कंटिन्यूसली वो ब्रेक ना हो। और जो आप अभी पूछ रहे थे कि इन लोगों ने पिछले 60 साल से 65 साल से यहाँ पे हुकूमत किया, ये मुझे भैया तब तो 370 था, तब क्या उन्होंने किया। मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, इस चीज़ में ऑलमोस्ट मुझे कवर अप कर लिया, मैंने सम अप कर लिया। अब 2-3 चीज़ें देखिए, एक चीज़, ये सवाल हर किसी कश्मीरी के जहन में आता है, जब 370 था तब हमने क्या पाया, और जब नहीं है तब हमने क्या खोया। आप मुझे बताइए, हम दोनों यहाँ पे बैठे, क्या आपने कुछ खोया 370 के हटने से? हाँ, आपने कुछ खोया, मैंने भी कुछ नहीं खोया इन लोगों ने जो है शोर करना है। रही अगर आप देख लें कि इन लोगों की बात देख लें, जो यहाँ सरकारें हैं, जितनी भी यहाँ पे सरकारें जो हुल्ला गुल्ला कर रहे हैं 370 पे, अगर हम देखते हैं कि 370 आज ही नहीं हटा है, इन्हीं के रजीम में हटा जब इन लोगों ने यहाँ पे अमेंडमेंट्स पास कर ली। 54 अमेंडमेंट्स में जो आज तक पास हुई इनके दौर में हुए, तब इन्होंने कोई बात किया। ये तो एक खोखला हो चुका था, एक बिल्डिंग खोखली हो चुकी थी, ऊपर से इसको पेंट कर रहे थे, आज उसका ज़माना एक बारिश आके उसने बहा लिया खुद के साथ। तो वो सब चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि मतलब जो चीज़ पास में गई हुई तो उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मरे हुए लोगों को याद नहीं किया जाता, और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, ये मेरी सोच है। जो पास में हुआ हम उस चीज़ को भूल जाना चाहिए, और हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए कि हम अपने कश्मीरियों को, अपने नौजवान को, और हमारे जो यहाँ की रियासत के जो लोग हैं उनको हम क्या दे रहे हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है हम कितना उस चीज़ को हम जो सरकार के सामने, या सरकार कितना रद्द-ए-अमल उस पर जाहिर कर रही है अपनी। जी, बिकॉज मैं भी यही सोच रही थी कि अगर हम डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स को अगर क्लब करें इन दोनों टॉपिक्स को, तो मुझे ये दिखाई देता है कि देखिए, एयरपोर्ट तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, नेशनल हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, मतलब कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, इवन व्हेन यू गो इंटीरियर्स में कश्मीर के जो अच्छी सड़कें हैं ना, जो अभी तक मतलब मजबूत हैं, जिनमें पॉट होल्स नहीं है, वो सरकार ने बनाए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेंटर ने बनाए हैं। जो मतलब जहाँ पे सड़कें ही नहीं है वो इनका जिम्मा था, जो इन्होंने पूरा नहीं किया। तो फिर जब हमें ये चीज़ पता है, जब कश्मीरियों को ये चीज़ पता है, फिर हम में से कुछ क्यों ऐसे कहते हैं कि हमें लीडरशिप, इनकी लीडरशिप वापस लानी चाहिए? व्हाई आर वी आस्किंग? एंड दूसरी चीज़, सैफरन के खिलाफ इतनी नफरत क्यों? मतलब जो सैफरन के साथ हैं कश्मीरी, वो तो अपनी जाने भी देने के लिए तुले, वो कहते हैं मैं हमारी जान भी चली जाए सैफरन के। तो जो बाकी लोग हैं वो सैफरन से इतना नफरत क्यों करते हैं? मैं आपके पहले दोनों सवालों का उत्तर देना चाहता हूँ। जैसे आपने अभी बात की नहीं पॉलिटिशियंस की कि इन लोगों ने आज तक किया क्या। देखिए, मुझे अभी भी याद है कि ताजमहल को उतना टाइम नहीं लगा होगा बनाने में जो यहाँ के पुल्स में बने। शॉपुर का एक ब्रिज मुझे याद है जो 24 साल के बाद ऑलमोस्ट अभी तक मुझे याद नहीं है तैयार हुआ है कि नहीं, अभी हुआ है इसमें। चौकीबाल का एक ब्रिज है जिसपे लगभग 30-40 साल। ये किसके अंडर किसकी रिस्पांसिबिलिटी थी? स्टेट गवर्नमेंट की, जेकेपीसी के अंडर आता है। वो चीज़ आज तक 30 साल हो गई। चौकीबाल तुमना मुझे अभी याद है
तुमना एक जगह है चौकीवाल में, अभी उसका पुल बना नहीं है। झेलम पे कुछ पियर्स हैं जो और 2006 से आप रुकी हुई हैं। बात करते हैं यहाँ श्रीनगर, एक जो यहाँ सिटी है, यहाँ की फ्लाईओवर को देखिए कितना टाइम लग गया, और ये लोग दावा करते हैं कि यहाँ पे मजदूर नहीं आई। अरे पिछले इतनी सरकारों से, ये इतनी रिजीम से, इन लोगों की सरकार थी, तब क्या किया इन लोगों ने। अब ये लोग दावा करते हैं, बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हमने वो किया, ये किया। इनका कंट्रीब्यूशन कुछ है नहीं कश्मीरियों को। जो भी इनका कंट्रीब्यूशन उनके अपने घर वालों का है, और जो भी इन लोगों ने आज तक किया सिर्फ अपने लिए किया, लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। देखिए आप अभी बात कर रहे थे कि ये फिर लोग, पहले मैं आपको इस चीज़ पे बोलना चाहता हूँ, अभी आपने बोला कि लोग फिर ये हुल्ला गुल्ला क्यों करते हैं कि ये हमारे लीडर्स। मैंने आपको पहले कहा, इन लोगों ने अगर डेवलपमेंट की वो की अपने लोगों की ये वही लोग हैं जो इनके बारे में बात करें, वही इनके लोग हैं। आम कश्मीरी बात नहीं करेंगे। बैंक में जो इनके लोग हैं, पीडीपी के चमचे, वो सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे तो कोई आया नहीं, क्योंकि उनके पास जो इनका काम निकल गया, वो अब छुप करके बैठे हैं। वो भी चाहते हैं ये लोग, इनका जो टाइम समाप्त था वो हो गया। जहाँ तक मुझे पता है, अभी आपने सारे जिनको भी मैं जानती हूँ वो सारे चाहते हैं कि डिटेंशन से निकले ही नहीं। जिनको भी मैं पर्सनली जानती हूँ वो सारे कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटेंशन में ही रह जाए। मुझे नहीं लगता पहली बात कोई उक्का दुक्का कोई डिटेंशन में है। अब तो सब निकल गए, डिटेंशन में तो है नहीं कोई, एक दो है, कुछ लोग हैं मतलब डिटेंशन में है, उनको रहने दीजिए, वहाँ बाहर रह के क्या करना है, मौसम भी ख़राब है। तो मैं अभी आप कह रहे थे सैफरन की बात करें, देखिए मुझे लगता है एक चीज़ है, कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। यहाँ कश्मीर में अफवाहों की वजह से किसी को भी मार देते हैं। अगर आप किसी भी बंदे को यहाँ कोई भी लेबल लगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ चाहूँ किसी को ISI एजेंट के नाम से किसी को जेल करवा सकता हूँ, अगर कोई चाहे मुझे इंडियन एजेंट के नाम से गोली मरवा सकता है। यहाँ पे दो चीज़ बिकती है, अगर आप प्रो इंडियन आपका स्टैंड है तो आपको गोली मिलती है, अगर आपका एंटी इंडियन स्टैंड है तो आपको जेल हो सकती है। आप देखिए कितना इसमें डिफरेंस है, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। रही आप सैफरन के बारे में बात करें, यहाँ कश्मीर में एक ऐसा कंसेप्ट तैयार किया जाता है कि जो सैफरन है या बाकी जो बीजेपी की सरकारें हैं यहाँ पे, वो एंटी मुस्लिम्स हैं। आप मुझे ये चीज़ बताइए कि आपके अपने लोग थे, PDP NC, ये लोग, इन लोगों ने आपके लिए क्या भला किया है? आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भाजपा की सरकार ने यहाँ पे जामिया मस्जिद दी, ये मुझे बताइए PDP के टाइम क्या यहाँ पे बंद नहीं थी, मस्जिद से बंद नहीं थी, तब भी लॉक हुआ था। आप कह रहे हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप था, आप ये मुझे बताइए PDP और NC की सरकार में भी था। आपका तो SMS कितने सालों तक बंद था, वो भी तब उन्हीं की सरकार में था। आप इसके बाद कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो मीडिया वाले हैं, मीडिया पे यहाँ पे गैग लगा हुआ था। आपकी PDP के रिजीम में तो ये हुआ था, ये मुझे अभी याद है, एक न्यूज़पेपर उसको बैन किया गया था पूरा, वहाँ पे तो अखबार किसी को तो ये किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। और ऑलमोस्ट इस मैं बताऊँगा एक चीज़, बीजेपी और बाकी लोगों में एक चीज़ फ़र्क है, बीजेपी जो भी बोलती है मुंह पे बोलती है, उन लोगों की तरह नहीं पीछे बैठ के वार करती है, जो छुरा घोपती है उनको जो भी बोलते। हमें क्यों चीज़ें उस चीज़ पे उनसे नफरत है, या हमें लगता है कि दे आर एंटी कश्मीरी एंड दे आर एंटी, बिकॉज वो बात मुंह पे बोलते हैं, उनका कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में दो चीज़ें, जो आपको धोखा देते हैं आपको वो अपने लोग लगते हैं, और जो लोग आपको सच बताते हैं और आपकी भलाई के बारे में आपको वो दुश्मन लगता है। भाजपा जितनी भी चाहिए बातें बोलो, देखिए कुछ चीज़ों से मैं भी सहमत नहीं हो सकता हूँ, और ये मेरा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुझे एक अधिकार देता है, मुझे गवर्नमेंट से कोई आपत्ति हो सकती है, मैं उसके खिलाफ उंगली उठा सकता हूँ, बस विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैं उंगली उठा सकता हूँ। मुझे लगा कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं आता, मैं उन पे उंगली उठा सकता हूँ और क्वेश्चन कर सकता हूँ। दैट डजंट मेक यू एंटी नेशन। आपका एक चीज़ है, आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट डजंट मेक यू एंटी नेशन। आप कुछ भी आपको लगता है कोई गलत चीज़ है, और हम कश्मीर के बारे में बात करें, क्योंकि हम कश्मीर में बैठे हैं, कश्मीर के बारे में जब बात करते हैं आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको लगता है कश्मीर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए, अगर आप गवर्नमेंट को वो चीज़ें मांगो, वो आपको एंटी नेशनल नहीं बनाता, वो आपका अधिकार है। आपको फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट वो चीज़ें नहीं दे रही है, गो एंड प्रोटेस्ट, मैं आपके साथ हूँ। देयर इज ऑलवेज, अगर आपको कुछ चीज़ें मांगनी है, यू हैव अ राइट, यू कैन प्रोटेस्ट, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें। हमें ये चाहिए कि डेमोक्रेसी को यूज करना है, मिसयूज नहीं करना है। हमें कानून अधिकार हमें पता नहीं है एक्चुअली। अगर हम कानून अच्छे से पढ़े, मैं खुद कानून पढ़ चुका हूँ, इसलिए मुझे इस चीज़ का पता है। जब इंसान कानून पढ़ता है फिर हमें पता चलता है हमारे पास इतने राइट्स है, क्योंकि कश्मीरियों को लगता है कि नहीं हम बंदे हुए हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है आज तक कि हम बंदे हो, हमारे पास राइट नहीं। यू हैव अ राइट, आपके पास इतने अधिकार है। अगर सारे वो ये अधिकार जो हैं 370 के हटने के बाद आए भी हैं, बिल्कुल आए, तो ये इन्हें पता नहीं है अभी तक के कौन से राइट्स आए हैं। तो दिस इज वन मोर रीजन जिसकी वजह से 370 को आज भी एब्रोगेशन को आज भी अपोज करते हैं। आप मुझे एक चीज, जस्ट टेल मी वन थिंग, एक चीज मुझे बताइए, 370 हटने से बाद आपको या लोगों को फर्क पड़ा? जस्ट गिव मी वन आंसर। नहीं, लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, आप बताइए लोगों को फर्क नहीं पड़ा। आप मुझे बताइए जो
आपके में भी जानने वाले ऐसे होंगे जो इस चीज़ से कह रहे होंगे 370 हटना ये गलत बात है। मतलब ऐसी कौन सी रीज़न देते थे? जो मुझे एक चीज़ बताइए आप, ऐसा कौन सा रीज़न दे आर ओनली हैविंग पॉलिटिकल रीजंस। जो भी इसको अपोज कर रहे हैं एब्रोगेशन को, उनकी सिर्फ पॉलिटिकल ही रीजंस है। मैंने उनमें कोई भी प्रैक्टिकल रीजन नहीं देखा अभी तक जो वो कहते हैं कि 370 को नहीं हटना चाहिए। आज तक मैंने ऐसा कोई भी एक प्रैक्टिकल रीजन, मैंने सबसे पूछा, आई रियलाइज कि उन सबका कोई ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से ही वो कह रहे हैं कि 370 को नहीं हटना चाहिए था। तो बहरहाल अब हट गया है। जहाँ की और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ के जो लोग हैं, अगर आपने किसी से भी बात कर लिया, आप यहाँ पे हर एक बोलता है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। वो बात तो है। जब ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट आपका होम मिनिस्टर साहब खुद बता रहे हैं कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे, तो जाके नई जो पॉलिटिकल पार्टीज खुली हुई है, ABC खुली हुई है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना के बोलता है कि हम स्टेटहुड के लिए, वो तो ऑलरेडी हमसे वादा किया गया। और मैं ये चीज़ कहता हूँ कि इट्स आवर राइट, स्टेटहुड हमारा राइट है और हमें मिलेगा। और वो तो कह भी रहे हैं, हमारे PM साहब तो कह ही रहे हैं कि कह रहे हैं, तो एक चीज़ इस चीज़ में मैनिफेस्टो रखने की क्या ज़रूरत है? है? कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको लगा कि कुछ हम कर नहीं पाएंगे, तो उन लोगों ने मैनिफेस्टो में 4G रख लिया, उनको लगा था इसी चीज़ से हम जीत पाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो लोकल जो कश्मीरी है, कॉमन कश्मीरी, उनको ये सब चीज़ें फेस होती रहती है उनको। और द थिंग इज़ अंटिल जब तक गवर्नमेंट इनके बारे में नहीं सोचे। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैं बीच में बोलना भूल गया, कि आप मुझे बताइए, जो कश्मीर का एक लड़का है, क्या उसको अधिकार नहीं है जो दिल्ली के लड़के को अधिकार नहीं? पहली चीज़, अगर आप कंपेयर देख लिए यहाँ के कश्मीर को, उसके भी वो हक बनते हैं, बिकॉज हम एक देश है और एक ही कानून में, हम एक ही कानून के अंडर आते हैं। द थिंग इज़, जो वहाँ के लोगों को, जो वहाँ के यूथ को एक राइट है, वो यहाँ के लोगों को भी राइट है। सॉरी टू कट यू, वो राइट्स आप सही कह रहे हैं, हमें वही राइट्स यूज करने हैं। हमें ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कुछ ऐसी चीजें करनी। मैंने आपको पहले कहा, जो चीजें डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, जैसे कि स्टोन पेल्टिंग, जैसे कि टॉकिंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें मिसयूज ऑफ डेमोक्रेसी में आती हैं। जब आप स्टोन पेल्टिंग, क्या पूरा कश्मीर स्टोन पेल्टर? नहीं, मैं बस बता रही हूँ उन लोगों के बारे में, के लोगों की वजह से पूरा कश्मीर स्टोन पेल्टर नहीं बन सकता। वो तो मैं मानती हूँ। द थिंग इज, मैं मतलब जब आप बात करते हैं, पहली बात एक चीज़ है, जितनी भी कश्मीर मैंने खुद देखा हुआ है, 5 लोग 10 लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोन पेल्टर हो सकते, दैट डजंट मीन पूरा कश्मीर उसमें रैप अप हो जाएगा दे आर स्टोन पेल्टर। क्योंकि यहाँ पे मीडिया की जो प्रोजेक्शन होते हैं ऑलवेज रॉन्ग। कश्मीर को एक टैग दिया गया है कि दे आर एंटी नेशनल्स। Who told you you are anti nationals? एंड पहली बात, होते कौन आप? उसी रीजन को क्लैरिफाई करने के लिए, कश्मीरी होकर मैं खुद कैमरा पे बोल रही हूँ कि वी कश्मीरीज डोंट बिलीव इन मिसयूज ऑफ डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द इंडिया। हम भी हमारे हक को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम ये चीज़ कभी प्रोपेगेट नहीं करेंगे कि हम में से कोई भी मिसयूज़ करे डेमोक्रेसी को। जो भी हमारी बातें हुई, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई होप यू एंजॉयड द शो, एंड हम आते रहेंगे कश्मीर से कुछ और टॉपिक्स लेकर, हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक देखते रहिए हम कश्मीरी।